बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास दो क्लिप हैं। एक क्लिप का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुनवाऊंगा और बाकी इसलिए नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा गालियां और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफवात हैं, और एक दूसरा क्लिप है जिससे आपको पता चलेगा कि भारत इमरान ख़ान का इतना आशिक क्यों है। ये क्लिप शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन मौके की मुनासबत से क्योंकि कंट्रास्ट आ गया आर्मी चीफ़ के हवाले से, तो ये मैं दोबारा सुनवाऊंगा जिससे आपको ये वाज़े हो जाएगा और याद रहेगा कि भारत इमरान ख़ान का इतना आशिक क्यों है। फिर पाकिस्तान में एक महिला ने, जिसे मैं ख़ातून नहीं कहूँगा, महिला कहूँगा, उसने एक मरतबा फिर बकवास की है और मैंने इसको नाम दिया है श्रीमती नरेंद्रायन मोदाइन का। हैरत है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बार बार भौंकती है और इसके बावजूद उसे पकड़ा नहीं जाता। खुदा जाने क्या राज है, इसकी पहुंच किसी बहुत आला मकाम तक है या इसका कोई अजीज़ रिश्तेदार किसी बड़े ओहदे पर फायज़ है। जो भी है, ऐसी ज़लील मखलूक को खुला छोड़ देना हमारी समझ से बालतर है। और अब पीटीआई के उन लोगों ने जो दरअसल पीटीआई का असल चेहरा है और पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, भारत से ये दोस्ताना शिकवा शुरू कर दिया है कि वो बीच मैदान से भाग क्यों गया, जंग को मनतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया। मनतकी अंजाम से मुराद वो जो दुबई में बैठा हुआ है आफ्ताब इकबाल, जिसका पहले दिन से मुतालबा है ये भारत से कि वो इस मरतबा पाकिस्तान का टुंटा मुका दे, पाकिस्तान को ख़त्म कर दे और इस मामले को मनतकी अंजाम तक पहुँचाए। तो ये सारे अब नए अंदाज से शिकवा कुना हो गए हैं और इसमें एक नई थ्योरी उन्होंने पेश की है जिसे सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे। तो नाज़रीन, पहली जो वीडियो है ये एक भारतीय टीवी चैनल से ली गई है। अब आपको बताते हैं कि इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये समझौते पर यकीन नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और जंग में यकीन रखता है। और भारत के साथ तो हर वक्त आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रह चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, पुलवामा का हमला इसके आईएसआई चीफ रहते हुए ही हुआ था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का जितना आप समझिए कि खुफिया तंत्र है, उस पर इसकी बहुत मजबूत पकड़ है। तो ये जनरल मुनीर क्यों आज तक का सबसे खतरनाक पाकिस्तानी जनरल माना जा रहा है। ही इज परहैप्स द मोस्ट डेंजरस आर्मी चीफ्स पाकिस्तान हैज हैड। बिल्कुल, आपकी जो आंकलन है और आपने जितने डिटेल्स आप सबके सामने रखे, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। और इसमें मैं कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगा, जिससे हम जब किसी अपोजिशन जनरल को पढ़ते हैं तो उसके हम देखते हैं कि उसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस कहां ज्यादा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जैसा आपने बताया, इसकी जो पकड़ है, और ये आईएसआई चीफ रहा, दो इसने अपॉइंटमेंट करे हैं, तो जितने भी बहुत उनके काफी साठगांठ है और अच्छी पकड़ है। इसकी काफी पकड़ भारत में जितने ये कोलैबोरेटर्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं, उनके ऊपर भी इसकी काफी पकड़ है। इत्तेहादी में से है कि मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि समझौते का कोई चक्कर नहीं है। मेरे को जो है वो ये लड़ाई जंग जारी रखनी है जब तक मैं जिंदा हूं। इसको ये सच्चाई भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका रहना, इसका मतलब ये है कि आपको जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, इसको ये बहुत आगे ले जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसा जनरल है जिसका एम है हेट इंडिया। पहले तो उनका शिकवा किया गया कि ये मजहब पसंद आदमी है, मजहबी आदमी, इन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर रखा है और ये मदरसे में भी पढ़ते रहे हैं और इनके वालिद भी आलिम दीन है। इस तरह की बातें की है जिनके बारे में मुझे तफसील से इल्म नहीं है कि ये बातें सही है या नहीं। उसके बाद फिर जनरल साहब को गालियाँ दी गई और कहा गया है कि ये जब तक ये शख्स आर्मी चीफ के मनसब पर फाइज है, भारत का वजूद ख़तरे में है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसका एतराफ़ किया गया और कहा गया। मज़ीद इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ़ आए उन सब में ये ख़तरनाक तरीन है, ये ज़िया-उल हक़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। नाज़रीन, ज़िया-उल हक़ को हम लोग कई हवालों से बुरा आदमी समझते हैं कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और फिर वादे के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराए, सियासी जमातों को वजूद ख़त्म किया, एक तरफ़ा आमरीत नाफिज की और लोगों के हकूक़ सलब किए और एक नया निज़ाम लाकर ताहयात सदर मुमलकत रहने की एक प्लानिंग की। लेकिन जहाँ तक उनकी खारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ है और जहाँ तक उनकी भारत पॉलिसी का ताल्लुक़ है, तो आपको ये मालूम होगा कि भारत ज़िया-उल हक़ का नाम सुनकर थर थर कांपता था।
ज़िया-उल हक़ ने इंडिया को हर सिफारती महाज पर शिकस्त दी और फ़ौजी टेरर भी उनका इतना ज़्यादा था कि जब उन्होंने कुछ मुहतात अल्फाज में भारत को तंबीह की तो भारत उसके बाद अपनी फ़ौज पाकिस्तान के बॉर्डर से वापस ले गया। ये कहानियाँ, ये वाक़यात तारीख़ का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ज़िया-उल हक़ से इख्तिलाफ़ात के बावजूद इन बातों की तरदीद नहीं की जा सकती। लेकिन अब वो भारत वाले कह रहे हैं कि ये जो आदमी आया हाफ़िज़ आसिम मुनीर नाम का, ये भारत से, ये ज़िया-उल हक़ से भी ख़तरनाक है। दो फ़िक्रे उन्होंने इस्तेमाल किए। एक तो ये है कि ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे ख़तरनाक जर्नैल है, यानी तमाम जर्नैलों की बात कर दी। फिर ये कहा कि ये पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन आर्मी चीफ़ है, यानी आर्मी चीफ़ तक वो महदूद हो गया। और कहा कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये भारत का दुश्मन है, ये हथियार नहीं डालेगा, ये सरेंडर नहीं करेगा, ये भारत को तबाह कर देगा। और जब तक ये मौजूद है अपनी जगह पर, इंडिया का वजूद जो है ये ख़तरे में है। ये बैन सतूर ये कहा गया कि भारत को बचाना है तो आसिम मुनीर को हटाना होगा, ये बैन सतूर है। तो ये क्लिप 6-7 मिनट का है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का क्लिप सुनवाऊँगा और वो आप सुन लीजिएगा, तो फिर आपको ये एक तस्वीर उनके जहन की कि भारत के जहन में क्या चल रहा है, भारत क्या ख़तरा महसूस कर रहा है। और इसमें ये एक बिलवास्ता तौर पर ये बात भी समझ में आती है कि हालिया 4 रोज़ा जंग में भारत को जो शदीद नुकसान पहुंचा वो इन लोगों के दिलों में रच बस गया है और उसी ख़तरे को ये मज़ीद बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। इस दौरान भारत की तरफ से धमकियां भी आ रही हैं कि हम जंग बंदी तोड़ कर नहीं, ये इतवार तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से हमले शुरू कर देंगे। मेरा ख़्याल है ऐसी नौबत नहीं आएगी, इसलिए कि भारत के पास ठीक है बहुत बड़े खौफनाक किस्म के मिज़ाइल हैं, ब्रह्मोस मिज़ाइल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के कम से कम 2 एयरपोर्ट्स पर गिर कर काफ़ी नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को। और ये नुकसान हमारे लिए सदमे का बास है, लेकिन जवाब में जो नुकसान पाकिस्तान ने भारत को पहुँचाया है वो बहुत ज़्यादा है और इस सदमे का असर उसने ज़ायल कर दिया है। इसके लिए पाकिस्तान की तीनों अफवाज काबिल दाद और काबिल तहसीन है, क्या एयरफोर्स, क्या आर्मी और क्या नेवी। नेवी को तो ज़्यादा किरदार अदा करने का मौका ही नहीं मिला, वहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं हुई, लेकिन नेवी का ये एक छोटा सा किरदार भी अपनी जगह तारीख़ी अहमियत रखता है कि उसने भारतीय नेवी को पाकिस्तान के करीब आने से रोक दिया। और इतलात ये हैं कि पाकिस्तान नेवी ने बड़ी कामयाबी और चाबकदस्ती और सूरत के साथ समुंदर के अंदर वो जो अंडर वाटर माइंस होती हैं, जहाज़ शिकन एंटी शिप माइंस और वो गोले और इस तरह की चीज़ें उन्होंने इस तरह नस्ब की थी कि भारतीय जहाज़ जहाँ से भी गुज़रें कोई ना कोई माइन इनको हिट कर जाए। और ये एक बड़ी टेक्निकल कामयाबी थी पाकिस्तान नेवी की। और इससे ज़्यादा तो मामला चूँकि हुआ ही नहीं, इसलिए नेवी के जौहर भी नहीं खुले कि नेवी क्या कुछ कर सकती है। लेकिन उसने इतना बहरहाल ज़रूर किया कि भारतीय फ्लीट को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और एयरफोर्स ने जो किया वो तो उसका तो तारफ़ कराने की ज़रूरत ही नहीं, एक एक बच्चे को उसकी तफसील मालूम है। और पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने भारत की सरज़मीन के अंदर घुसकर उनके इलाकों पर कब्ज़ा किया, परचम लहराए और अभी तक चंद इलाकों को छोड़कर वो पाकिस्तानी फ़ौजी जवान भारत के इलाके में मौजूद हैं। और भारत की शर्मिंदगी का आलम ये है कि वो ये मुतालबा नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान हमारी सरज़मीन से निकल जाए, क्योंकि ये मुतालबा करना अपने आप को नंगा करने के मुतरादिफ है। दूसरा क्लिप है इमरान खान के बारे में। ये भी भारतीय टीवी की एक इंटरव्यू टाइप चीज़ है जिसमें वो पूछा जा रहा है कि आप इमरान खान के हामी क्यों हैं। तो उसने कहा कि देखो, इमरान खान ने पाकिस्तान के सारे दोस्त मुल्कों को पाकिस्तान से दूर कर दिया, दुश्मन बना दिया, उसमें उन मुल्कों के नाम लिए। और दूसरा, इसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। तो मैं तो उसी आदमी को पसंद करूँगा जिसमें ये क्वालिटीज़ हो कि वो पाकिस्तान की मईशत को न उठने दे और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से ख़राब कर दे।
You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. ये पुराना क्लिप है, 1 साल पुराना क्लिप है, लेकिन ये मैं इस मौके पर चूँकि हाफ़िज़ आसिम मुनीर को ख़तरनाक तरीन इंसान का दर्जा दिया गया है, तो ख़तरनाक तरीन इंसान के साथ फिर मेहरबान तरीन इंसान का भी ज़िक्र होना चाहिए। और ये वही इमरान ख़ान है जिसने न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया था। आपको याद होगा शेख रशीद ने क्या कहा था जब इनकी हुकूमत की छुट्टी हो रही थी, तो उसने कहा था कि हमने मईशत में ऐसी बारूदी सुरंगें लगा दी हैं कि पाकिस्तानी मईशत बच ही नहीं सकती। ये इस कलाल ज़ादे शेख रशीद की बकवास थी, लेकिन हकीकत पर मबनी ख़बर की रोशनी में उसने ये बकवास बकी थी। शेख रशीद भी उन अनासर में शामिल है जिनके खून में पाकिस्तान से नफ़रत और पाकिस्तान से इंतकाम शामिल है, और इस पलीद आदमी को भी छोड़ दिया गया है इसके बुढ़ापे की वजह से। हालांकि बुढ़ापा तो फिर इमरान ख़ान भी इतनी ही उम्र का है, 75 साल का इमरान ख़ान है, 75 साल का ही शेख रशीद है। अगर इस बुढ़े को छोड़ दिया गया तो फिर इस बुढ़े को भी छोड़ दें, वरना इस बुढ़े को भी पकड़ें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीली बकवास करता रहता है। और फिर इमरान ख़ान के दौर में मईशत जो तबाह की, उसके बाद भी इरादे यही थे कि मईशत को बहाल नहीं होने देना। तो खैर ये इन 2 चीज़ों का ज़िक्र हो गया। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, एक ख़ातून है जिसको अब मैं आम हालात में तो शायद मुसम्मात कहता, 50 साल की उम्र है, तो अब मुसम्मात में उसे नहीं कहूँगा क्योंकि उसने फिर एक बकवास की है। कहा है कि हम लोग दरवाज़ा खटखटाने वाले, दस्तक देने वाले नहीं हैं, हम दरवाज़े तोड़कर घरों में घुस जाने वाले लोग हैं, और हम जजों के घरों में दरवाज़े तोड़कर घुस जाएंगे और उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये वो महिला है जो सरेआम हर जगह ये नारा लगाती है कि पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर हमारा गुरु गोरखनाथ जेल में है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं है। गुरु गोरखनाथ की ये बड़ी चेली है, और इसने पहले कहा था कि अगर गुरु गोरखनाथ को जेल में डाला गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। गुरु गोरखनाथ 2 साल से जेल में है, पाकिस्तान पहले से बेहतर चल रहा है। तो ये औरत के गुरु गोरखनाथ नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, इसका नाम मैंने रखा है श्रीमती नरेंद्रायन मोदाइन, क्योंकि ये वही ज़बान बोल रही है जो नरेंद्र मोदी बोल रहा है, और पूरी PTI की यही ज़बान है। अच्छा नाज़रीन, गुमराह करना का आर्ट जो है PTI को खूब आता है। अब पाकिस्तान में इनके यूट्यूबर को सुन लीजिए, 8-10 नाम जो आपके जहन में आते हैं इनके सब के ब्लॉग सुन लीजिए, पता चलेगा कि इनसे बड़ा मुहब्बे वतनी कोई नहीं। दुश्मन को भारत को गालियाँ देंगे, पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ करेंगे, एयर फोर्स के जवानों की तारीफ़ करेंगे, वतन पर मर मिटने की बात करेंगे, और इनको सुनकर लगता है कि ये पाकिस्तान की मोहब्बत इनके रग रग में रची हुई है। हकीकत में पाकिस्तान से नफ़रत इनके रग रग में रची हुई है, इसलिए कि जब जंग के हालात पैदा हो रहे थे तो इनका मूड ही कुछ और था। ये हवाओं में थे, उड़ रहे थे, ऊंचा उड़ रहे थे, ये सोच कर कि अब भारत आएगा और पाकिस्तानी फ़ौज को तहस नहस करके रख देगा और हमारा गुरु गोरखनाथ जेल से बाहर आ जाएगा। कभी ये मजाक उड़ाते थे कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास है ही क्या, ये तो इंडिया की 2 दिन की मार है, इनके पास तो टैंकों में तेल डालने के लिए पैसे नहीं हैं, और भारत इस जंग को छेड़ेगा तो मनतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, और फिर जब देखा कि सारी दुनिया तो पाकिस्तान के साथ है, अब भारत अकेला रह गया तो उनके मुंह लटक गए, और फिर जब भारत को मार पड़ी तो ये रातों रात पाकिस्तान की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो अब भी उतनी ही नफ़रत का मुजाहरा कर रहे हैं, और बाहर बैठे हुए ये लोग भारत को ताना दे रहे हैं
کہ تم نے اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اتنی بڑکیں کیوں ماری، تم نے جو جنگ چھیڑی تھی اسے بیچ میں کیوں چھوڑ دیا۔ یہ محیط پیرزادہ ہو، آفتاب اقبال ہو، وہ جو موٹا سا گنجا صاحب اس نے داڑھی رکھ لی ہے، وہ شہزاد اکبر، اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو شہناز گل، ان ساروں کے ولاگ یہی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے بڑا گھاٹا کر دیا، بڑا نقصان کر دیا ہمارا، اور یہ پاکستان کے نقصان کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ کل محیط پیرزادہ کا میں نے یہ ولاگ سنا، اس میں وہ نیو یارک ٹائمز کے ایک فرمائشی مضمون کا میں ذکر کرتا ہوں۔ فرمائشی مضمون کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بھارت نے جو حملے کیے ان سے پاکستان بہت تباہ ہوا، بہت برباد ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، اس کا ہر نشانہ، ہر حملہ نشانے پر بیٹھا، اس کا ہر میزائل ایکوریٹلی نشانے پر بیٹھا اور ہدف کو اڑا دیا، جبکہ پاکستان نے جتنے بھی میزائل داغے اور ہوائی حملے کیے ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا، وہ سارے گویا کہ خالی کارتوس تھے، خالی میزائلوں کے کھوکھے تھے جو پاکستان نے چلائے، یہ اس نے کہا ہے۔ اچھا، فرمائشی مضمون کی میں آپ کو بات کر دوں، یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا گارجین ہو یا ٹائم میگزین ہو، کوئی بھی برطانیہ یا امریکہ کا بڑا اخبار ہے، اس میں دنیا بھر کے دوسرے اخباروں کی طرح دو قسم کے آرٹیکل چھپتے ہیں، ایک وہ جو ادارے کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک وہ جو فرمائشی ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سیکریٹری اطلاعات ہوتے ہیں یا پی آر او وہ ہوتے ہیں، وہ ایک مضمون لکھتے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنی پارٹی کی کامیابی یا اس کی فیور کے حوالے سے، ایک پی آر شپ ہوتی ہے، وہ اخبارات کے ایڈیٹوریل ایڈیٹرز کو بھجوا دیتے ہیں اور وہ ان کو چھاپ دیتے ہیں، ادارتی صفحے پر چھاپ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مفتی محمود کی برسی ہوگی تو JUI کا کوئی لیڈر مفتی محمود کے کارناموں پر ایک مضمون لکھ دے گا، اور اس میں ایسی باتیں بھی ہوں گی جن سے دوسرے لوگ اتفاق نہیں کرتے۔ مولانا مودودی کی برسی ہوگی تو اس پر ایک مضمون جماعت اسلامی کی طرف سے آ جائے گا، بھٹو کی برسی ہوگی تو اس کا ایک مضمون پیپلز پارٹی کی شعبہ اطلاعات کی طرف سے آ جائے گا، اور ان مضامین میں پارٹی پالیسی کے مطابق باتیں ہوں گی اور ایسی باتیں بھی ہوں گی جو دوسرے لوگوں کو تسلیم ان کو نہیں کریں گے۔ تو یہ فرمائشی مضامین ہوتے ہیں جو ہر اخبار چھاپتا ہے، اور فرمائشی مضامین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ادارے کی نہیں چھاپا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ایک رواج تھا کہ ایسے مضامین کے نیچے لکھ دیا جاتا تھا کہ مضمون نگار کی رائے سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں، اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ تو تمام اخبارات میں یہ فرمائشی مضمون چھپتے ہیں۔ آپ نے 2-3 دن پہلے آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف میں ایک مضمون نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہوا دیکھا ہوگا، جس میں آرمی چیف کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی، ایسی تعریف جو کوئی امریکی اخبار کر ہی نہیں سکتا۔ ان اخبارات میں عمران خان کے حق میں بھی مضامین چھپتے ہیں جو کہ PTI بہت بڑی لابیاں کر کے چھپواتی ہے، اور ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات تو ٹائمز نے لکھی ہے، یہ بات تو ٹیلی گراف نے لکھی ہے، یہ بات تو گارجین نے لکھی ہے۔ یہ دنیا بھر میں لابیوں کے تحت اخبارات میں مضمون ہر ملک اور ہر پارٹی کے لوگ چھپواتے ہیں۔ تو یہ مضمون بھی بھارتی لابی نے چھپوایا، جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا کوئی نشانہ صحیح نہیں بیٹھا، تمام نشانے فلاپ ہوئے اور بھارت کے تمام نشانے فٹ بیٹھے اور ہٹ بیٹھے۔ کوئی اخبار دنیا کا، چاہے وہ پاکستان کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کا آرٹیکل نہیں چھاپ سکتا سٹاف کے حوالے سے۔ چنانچہ یہ آرٹیکل سٹاف کا نہیں ہے، لیکن محیط پیرزادہ نے اس کو امریکی انٹیلیجنس بیسڈ آرٹیکل قرار دیا جو کہ جھوٹ ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب تھیوری گھڑی ہے، وہ یہ ہے، کمال کی بات ہے، ان کا ذہن دیکھیے، بڑی خطرناک بات اس نے کی ہے، میں اس کو دہرا رہا ہوں تو یہ بھی ایک رسک والی بات ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ 101% جھوٹ ہے۔ اس نے کہا، پہلے تو اس نے اس بات پر ماتم کیا کہ آرمی چیف حافظ عاصم منیر پاکستانی قوم کے ہیرو بن گئے ہیں، ایک فقرہ یہ کہا، پھر اس کے ساتھ انہیں ایک پورا پیراگراف اس میں بولا، اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ پاکستانی قوم تو بے وقوف ہے، ایسے لوگوں کو ہیرو بنا لیتی ہے، یہ بھی اس نے کہا۔
یہ بھی اس نے کہا کہ پاکستانی قوم تو بیوقوف ہے، ایسے لوگوں کو ہیرو بنا لیتی، یعنی کہ مان لیا کہ ہیرو بن چکے ہیں، حافظ عاصم منیر ہیرو بن چکے ہیں۔ تیسری بات اس نے لکھی کہ دراصل حافظ عاصم منیر پہلے دن سے ہی ہیرو بننے کے چکر میں تھے۔ ہیرو بننے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ، یعنی پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ سارا ڈرامہ حافظ عاصم منیر نے لکھا، اس کا اسکرپٹ لکھا، اس کو تیار کیا اور اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد وہ ہیرو بن گئے۔ اب کوئی اس عقل کے اندھے سے پوچھے کہ ہیرو بننے کے لیے حافظ عاصم منیر نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا، تو اس ڈرامے کی گارنٹی کس نے دی تھی کہ یہ کامیاب ہوگا؟ اگر ناکام ہو جاتے تو پھر وہ حافظ صاحب کہاں ہوتے؟ یعنی اس جنگ کو ڈرامہ کہنا ہر طرف سے عقل پر ماتم والی بات ہے۔ تو یہ اچھا اب یہ ہو گیا، آفتاب اقبال ہو گیا، شہزاد اکبر ہو گیا، عمران ریاض جو کہ رام راج کا علم بردار ہے اور پاکستان کا غلیظ ترین کردار ہے، پیدائشی کرپٹ ہے، پیدائشی وطن فروش ہے، پیدائشی ضمیر فروش ہے، پیدائشی ایمان فروش ہے، اور ہر طرح کی کرپشن، گندگی، غلاظت کا ایک گندا ڈھیر ہے۔ تو یہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بین سطور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے 20 میدان میں جنگ چھوڑ کر غلطی کی، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ اور منطقی انجام کیا تھا؟ یہ انہی لوگوں کے ایک مہینہ نہیں 10-12 دن پرانے، 15 دن پرانے بلاگ سن کر اندازہ کیا جا سکتا ہے، جب یہ لوگ اس یقین سے مغلوب تھے، اس یقین سے بھرے ہوئے تھے کہ انڈیا کی فوج ادھر سے لاہور داخل ہوگی اور گجرانوالہ تک پہنچ جائے گی، اور شمال میں مقبوضہ کشمیر سے کنٹرول لائن عبور کرتی ہوئی پنڈی اور پشاور پر قبضہ کر لے گی، اور بھارتی نیوی جو ہے وہ کراچی پر قبضہ کر لے گی، اور یوں ہمارا گورکھناتھ جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ یہ اب اس کے آگے میں کیا کہوں؟ تو ناظرین، پروگرام ختم کرتا ہوں اس مطالبے کے ساتھ کہ یہ جو مادام نریندرائن مودائن ہے، جس نے ایک مرتبہ پھر بکواس کی ہے اور 9 مئی والی بات کی ہے، تو اس کا نوٹس لیا جائے، ورنہ ایسے اور اسی طرح کی اور مخلوق بھی پاکستان کے خلاف اسی طرح سر عام ہرزہ سرائی کرتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔